नेहरू जी भी लेफ्ट वाले आदमी थे, वामपंथी थे। वैसे वामपंथी नहीं थे कि बंदूक बंदूक से काम करेंगे, शांति वाले वामपंथी थे, लेकिन उनका रुझान था लेफ्ट की तरफ। उनको राइट विंग जैसे जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये राइट विंग है, जो धर्म संस्कृति इन सबको केंद्र में रखते हैं, और जो गरीबी और जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, इनको केंद्र में रखें, वो लेफ्ट विंग होता है। नेहरू जी लेफ्ट विंग के आदमी थे, कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के आदमी थे। उनकी स्वाभाविक आकर्षण जो था चीन को लेके था, यूएसएसआर को लेके था। आपको मोटा मोटा ये पता है कि उस समय दुनिया में दो बहुत ताकतवर देश थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था। यूएसएसआर लेफ्ट फ्रंट का मुखिया था पूरी दुनिया में, और यूएसए कैपिटलिज्म का या पूंजीवाद का मुखिया था, लिबरलिज्म का मुखिया था पूरी दुनिया में। दोनों बहुत बड़ी ताकत थे, दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। आज की संख्या में कहूं तो दोनों के पास 5,000 से ऊपर परमाणु बम हैं, एटम बम है दोनों के पास। भारत के पास 170 हैं या 172 हैं, और पाकिस्तान के पास 170 हैं, तो एक दो का अंतर है। ये फिगर्स ऐसी नहीं है कि ऑथेंटिक है, जो जनरली मानी जाती है। इन दोनों देशों के पास 5,000 से ऊपर एटॉमिक बॉम्ब हैं। ये पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं, इतने ताकतवर देश हैं। और उस समय दो ही देश दुनिया में बहुत ताकतवर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इन्होंने कहा ऐसा, बाकी दुनिया वालों या तो हमारे साथ चिपक जाओ या इनके साथ चिपक जाओ। तो पाकिस्तान तो चिपकने को बेताब था, वो चिपक गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक नेटो बनाया हुआ था, एक सीटो एक सेंटो, तो सीटो सेंटो में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान के सर पर सरपरस्ती अमेरिका की थी। नेहरू जी अलग मेंटल लेवल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों किसी के पिछलग्गू बनेंगे भाई, हम कोई चमचे छोड़ना है किसी के, हम तो अपना रास्ता बनाएंगे। और नेहरू जी ने कुछ और नेताओं को दुनिया के मिलाया, इजिप्ट से, यूगोस्लाविया से, और कहा हम बनाएंगे नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम किसी से अलाइन नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया, और कहा गया कि ये भी एक गुट है अपने आप में, लेकिन इन दोनों गुटों से निरपेक्ष है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। इससे अमेरिका को भी लगा कि ज्यादा हीरो बन रहे हो भाई तुम। यूएसएसआर को भी लगा अच्छा अभी कल पैदा हुए और इतनी बड़ी बड़ी हाक रहे हो भाई तुम। उनके मन में तो आएगा ही ऐसा, सीधी सी बात है, ताकतवर के मन में ऐसा ही आता है। पर नेहरू जी बोले ना, हम तो इंडिपेंडेंट ही चलेंगे, नाम चलाएंगे। नेहरू जी बहुत प्यारे आदमी थे, क्यूट भी कह सकते हैं। उनको लगता था कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हम इतने अच्छे हैं, कोई हमें क्यों लड़ेगा हमसे, क्योंकि हम बुद्ध की भूमि के व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी की भूमि के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड को सलाह दी, जब स्विट्जरलैंड पर जर्मनी हमला करने वाला था, स्विट्जरलैंड के लोग भारत गांधी से मिलने आ गए कि सर हमारे पास तो सेना है नहीं, हिटलर आएगा हम सबको खत्म कर देगा, हम कैसे बचाएं। अच्छा, जर्मनी की सीमा स्विट्जरलैंड से मिलती है अगर आप देखेंगे मैप को तो। और हिटलर को ज्यादा समझ नहीं आता था, जिसको मारना है, उसे बहुत दिमाग लगाने का मन नहीं करता था कि कौन सा न्याय कौन सी शांति, वो सब उसको समझ नहीं आता था। तो गांधी जी ने कहा देखो सेना तुम बना भी नहीं पाओगे, बनाना व्यर्थ भी है, तुम एक काम करो, मैं एक सलाह देता हूं, जब हिटलर आए सेना के साथ, सब लोग हाथ में हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाना। तो लोगों ने ऐसे ऐसे देखा, फिर बोले फिर क्या होगा, बोले फिर ये होगा कि हिटलर को शर्म आ जाएगी। बोले नहीं आई तो ये भी तो हो सकता है कि ना आए शर्म। तो लोगों ने, गांधी जी आप तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात करते हो। तो गांधी जी ने कहा देखो तुम्हें मेरी बात इम्प्रैक्टिकल लग रही है, पर मैं आपको एकदम कठोर सच्चाई समझा रहा हूं, सेना आपके पास है नहीं, बनाओगे तो भी कब तक बना लोगे, वो 4 दिन में आके मार देगा आप लोगों को। अब दो ही रास्ते हैं, एक पत्थर वत्थर लेके उससे लड़ो, वो सबको मार देगा। दूसरा, उसके सामने शांति की मुद्रा में खड़े हो जाओ, हाथ से हाथ मिला के, इस भाव से कि तुम मारने आ रहे हो, हम मारेंगे ही नहीं। और मेरा मानना, मतलब गांधी जी कह रहे हैं, मेरा मानना यह है, हिंसक से हिंसक व्यक्ति के अंदर भी आत्मा होती है, और यदि आप उसके सामने अहिंसक प्रतिकार करते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कोई आपको लंबे समय तक चोट पहुंचा नहीं सकता। उसकी आत्मा कराहती है, उसको अंदर
पेन होता है, गिल्ट फीलिंग होती है, उस गिल्ट फीलिंग से वो रुक जाएगा और हो सकता है कि पहली स्थिति में आपके लाखों लोग मरे, दूसरी में शायद 150 मरे, उसके बाद उसको शर्म आ जाए। अब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, मुझे नहीं पता, पर यह संवाद स्विट्जरलैंड के लोगों के साथ गांधी जी का बड़ा पॉपुलर है। नेहरू जी महात्मा गांधी के अंडर इंटर्नशिप 30 साल कर चुके थे, तो सीधी सी बात है, उनकी थॉट्स भी कुछ वैसी थी, कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हमें क्यों किसी के पीछे जाना है, अपने रास्ते पर चलेंगे, शांति से, प्यार से, पंचशील का जो सिद्धांत दिया उन्होंने, हम दुनिया का सम्मान करेंगे, इंटरनल मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे किसी के। तो उनके मन में था कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी अच्छी है, और इस भाव से उन्होंने कहा कि चाइना क्योंकि लेफ्ट वाला है और अच्छा देश है, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे, और चाइना को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए नेहरू जी ने कोशिश भी की, अच्छे भाव से की, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे थे, उनका भाव अच्छा था। चाइना भी खुश था कि कितना गोलू देश मिला है पड़ोस में हमारे, कितना प्यारा देश है, हमारे पक्ष में काम कर रहे। जब कौटिल्य इन्हीं के देश में हुआ था, और वो कह के गया है कि जो देश आपका पड़ोसी है वो आपका स्वाभाविक मित्र हो ही नहीं सकता, और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र ही होता है हमेशा, वो कौटिल्य कह के गया है। लेकिन उस समय ये बात नहीं समझ में आ रही थी। अब 1949 में भारत अलग, पाकिस्तान 2 मोर्चों में फंसा हुआ है, कश्मीर और ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू थोप रहा है। 1949 में चीन हो गया है, और चीन का मूड ये है कि अब दुनिया का इतिहास बदलना है, अब दुनिया आगे बढ़ी। अगर मैं ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से पर थोड़ी सी बात को फोकस करूं, 1948 में जब उर्दू थोपने की बात हुई तो वहां विरोध होना शुरू हो गया। बात बढ़ते बढ़ते 1952 में बहुत बढ़ गई, और एक तिथि याद रखिएगा, 21 फरवरी, जो 14 फरवरी आपको याद हो, उसके एक हफ्ते बाद की बात है। 14 तो याद ही होगा, क्या होता है उस दिन? हाँ, पुलवामा हमला हुआ था, ये बोलना है, जो हमला आप लोग करते हैं वो नहीं है ना। तो 21 फरवरी 1952 के दिन जो ईस्ट पाकिस्तान है, वहां एक पार्टी थी, पहले उसको अवामी मुस्लिम लीग बोलते थे, फिर वो अवामी लीग बनने लगी थी बाद में। इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको बोलते हैं भाषा आंदोलन, भाषा आंदोलन, लैंग्वेज मूवमेंट, कि हमें बांग्ला चाहिए अपने इलाके में। ये मूवमेंट शुरू किया। ऐसा मूवमेंट हुआ, ढाका विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई। यहाँ का पूरा शासन चल रहा था यहाँ से, सारी सेनाएं, सारे पुलिस की फोर्सेस, वो सब यहीं से कंट्रोल थी। इतनी हिंसा इन पे हुई थी, 21 फरवरी को बाद में शहीदी दिवस भी बना दिया उन लोगों ने। हमारे 23 मार्च होता है ना, बांग्लादेश में 21 फरवरी का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी वहां छुट्टी होती है 21 फरवरी को, और वहीं नहीं, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में भी छुट्टी होती है उस दिन। इतना महत्व है इस दिन का। बांग्ला भाषा के पक्ष में आंदोलन हुआ, कई लोग मरे। पाकिस्तान को लगा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये बात इतनी बिगड़ गई कि 1954 तक आते आते पाकिस्तान हार गया, और उसने मान लिया कि ठीक है, हम आपको बांग्ला में काम करने की परमिशन देंगे, और पाकिस्तान के संविधान में 2 भाषाएं लिखेंगे, उर्दू और बांग्ला। तब भी थोड़ा परेशान कर रहा था कि बांग्ला ऐसा करो, लिखो रोमन में बांग्ला, अपनी लिपि मत लिखो, रोमन लिपि में लिखो। बोले ये क्या बकवास है, रोमन में लिखो। खूब झगड़े हुए, पर मान गए, और 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी 5-5 साल में चेंज होते रहते हैं, तो वहां बताना पड़ता है कौन से नंबर का संविधान की बात चल रही है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वहां जो राजा आता है ना अपना नया संविधान लिखता है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में। भारत 1950 में बना के काम चला हुआ अपना, लेकिन इनका 56 में बना पहली बार। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 2 भाषाओं का जिक्र है, यानी कि उर्दू और बांग्ला। पाकिस्तान को लग रहा है कि मामला सेट हो गया, पर भी सेट हुआ नहीं। इसको मैं यहां छोड़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको हिस्ट्री में मजा तो आता ना, कैसे कैसे चीजें घटी उसके बाद। इस बीच में 1959 में एक काम और हो गया, ये चल रहा है इधर 56 तक, अब 56 से हम यहाँ 59 में आ गए थोड़ा सा। 59 में चीन की थोड़ी बहुत शरारतें, बदमाशियां शुरू हो चुकी थी, ताकतवर हो गया था, उसे चाहिए सारा इलाका अपना।
जिस सरकार को मारा था वो ताइवान जाके बैठ गए थे, उनको ताइवान भी चाहिए, आज भी झगड़ा चल रहा है। अब उनकी नजर थी तिब्बत पे। उनका मानना था कि तिब्बत जिसकी राजधानी थी लहासा, वो उनका इलाका है। तिब्बत बौद्ध को मानना था, तिब्बत के बौद्धों का मानना था कि वो हमारा इलाका है बहुत सारी सदियों से, परंपरा से। चीन ने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, चढ़ाई कर दी और ऐसा अटैक किया कि तिब्बतियों को समझ में आ गया कि इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं हम, क्योंकि तिब्बत बहुत ही शांत किस्म के लोग हैं, बौद्ध परंपरा के लोग हैं, जो युद्ध वगैरह में रुचि नहीं रखते हैं। उनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा। दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद का नाम है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति है उसका पद नाम, डेजिग्नेशन है दलाई लामा। दलाई लामा उस समय यंग थे, तो उनको सबने सलाह दी कि इस समय आपका बचना जरूरी है, आप बचेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे बाद में। वो और उनके साथ बहुत सारे लोग वहां से निकले और कई दिनों की लंबी यात्रा बहुत बीहड़ रास्तों से गुजरते हुए भारत पहुंच गए। और नेहरू जी से कहा, नेहरू जी हमको शरण दीजिए, अब बड़ा क्राइसिस है, उनके देश पे हमला हो गया है। वो बेचारे भाग के कितने दिन पैदल चल के जंगलों में घाटियों में आए हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शरण मांग रहे हैं। चीन लेफ्ट वाला है, नेहरू जी को पसंद भी है, पर इस समय बदमाशी कर रहा है। तो नेहरू जी ने भारतीय परंपरा का सम्मान रखते हुए कहा कि ठीक है, हम आपको शरण देंगे, आप चिंता ना करें। और उनको एक वीजा दे दिया, एक लॉन्ग परमिट वीजा होता है, जिसका मतलब है कि आप रिफ्यूजी हमारे हैं, आपको रिफ्यूजी वाले सारे अधिकार मिलेंगे, आप निश्चिंत होकर रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मैक्लोडगंज, अगर आपने कभी सुना हो। धर्मशाला का नाम सुना है? जो हर शहर में होती है वो नहीं, धर्मशाला एक शहर का नाम है। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है धर्मशाला, जहां अभी मैच चल रहा था आईपीएल का, जो बीच में रोका था, मैच से याद है आप लोगों को ना। उसी धर्मशाला शहर के थोड़ा सा दूर, 10 किलोमीटर दूर एक जगह है मैक्लोडगंज, पहाड़ी के ऊपर। उस जगह को मानते हैं कि वो निर्वासित तिब्बत की सरकार की राजधानी है। वहां दलाई लामा बैठते हैं, उनके सारे मंत्री बैठते हैं, अपने देश में जा नहीं सकते, यहां से अपनी सरकार चलाते हैं। तो ये नेहरू जी ने किया। अब जब नेहरू जी ने ये किया तो चीन को आ गया गुस्सा कि आपने इसको मेरे हवाले क्यों नहीं किया। चीन ने कहा मुझे दो, हमने नहीं दिया। दे देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था भाई। कुछ तो खुददारी भी होती है, कुछ तो इंसानियत भी होती है। ये वैसे ही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भारत के संबंध बड़े अच्छे रहे। अब पिछले साल एक ऐसी स्थिति हुई कि उनके शासन की सत्ता चली गई, वो भाग के भारत में आ गई। अब बांग्लादेश कहते हैं कि हमको वापस दो। क्या हमें दे देना चाहिए? नहीं भाई, उसूल पे तो कोई चीज है, खुददारी है, एक वचन दिया है, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। उस वजह से बांग्लादेश भारत संबंध थोड़े खराब चल रहे हैं इस समय, चलेंगे, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, इनका भी आएगा लौट के, ऐसा क्या है, कोई बड़ी बात नहीं कि 3 साल बजे फिर से पीएम बन जाए जाके। ये दुनिया ऐसी चलती है, ये सब समय समय की बातें। तो जैसे हमने शेख हसीना को नहीं सौंपा क्योंकि जिम्मेदारी बनती है हमारी, ऐसे दलाई लामा को नहीं सौंपा था। चीन को इससे आगे गुस्सा, और चीन भारत से ज्यादा ताकतवर उस समय तक होने लगा था। उसको लगा कि भारत पे हमला करूंगा। वो नाराज किस बात से है? दलाई लामा वाली बात से है। न्यूक्लियर पावर ना भारत है, ना चीन है, ना पाकिस्तान है, कोई नहीं है। सब हमला करने के लिए बंदूक लेके घूम रहे हैं उस समय, बहुत बहुत तोप वोप लेके घूम रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है उनके पास। उस समय युद्ध भी ऐसे होते थे ना, पहले गुड़ेल से होते थे अब बंदूक से हो रहे हैं। युद्ध भी तो टेक्नोलॉजी का मामला ज्यादा है।